हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन में किस तरीके से इमेज बनता है और क्या क्या उसका साइन कन्वेंशन होता है और जनरल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए लिखते हैं, हेडिंग लगाइए। रिफ्रैक्शन थ्रू जनरल सरफेस। हालांकि हम जो सिलेबस में पढ़ेंगे इसमें 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे स्फेरिकल, यही अपने सिलेबस में स्फेरिकल, और एक प्लेन सरफेस से और स्फेरिकल सरफेस से हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्शन की फॉर्मूला है। ठीक है, केवल 2 ही पढ़ेंगे, बाद बाकी फिर एडवांस वगैरह में कोई के आता है तो फिर यार वो अलग से कुछ पढ़ाई लिखाई हो जाती है, लेकिन बेसिक आपको यही पढ़ना है। इसमें सबसे पहले यार मैं आपको पढ़ा चाहूंगा साइन कन्वेंशन। ठीक, तो साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्रैक्शन सबसे पहले। ठीक, अब देखिए, जैसे आपको रिफ्लेक्शन में बहुत सारी बातें बताई थी कि इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या डिसाइड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। वहां पर रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट डिसाइड करता था इमेज की पोजीशन। तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या डिसाइड करेगा, इमेज की पोजीशन। ठीक है, उसी तरीके से पूरी तरह से बातें होती है। अब देखिए जरा, अब मान लो ये कोई भी सरफेस है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब बताएंगे कैसे बनते हैं, ये सब भी बताएंगे। अभी जरा 1 मिनट सुन लीजिए इनका कैसे फॉर्मेशन होता है। तो अब यहां पे मान लीजिए ये वाली दुनिया, इसको इंटरफेस कह रहा हूं या रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा हूं, इसको इंटरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा हूं। इसके लेफ्ट में पूरे में μ1 का मीडियम भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इस वाली दुनिया में μ2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भरा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको अगर आप पूरा आगे बढ़ाते हैं, मैंने पहले ही कहा कि जितनी भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं हम सब स्फेरिकल सरफेस के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो आप ये देखेंगे ये किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, किसी स्फीयर का पार्ट होगा, इसका एक रेडियस होगा, तो इसका ये सेंटर आ जाएगा। ठीक, तो इसका एक रेडियस आ जाएगा, रेडियस लिख दिया। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रखा हुआ है, तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इससे रेज निकलेंगे। इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए, 2 हमेशा की तरह। तो आप कोई भी 2 रे ले लो, कोई भी 2 रे। अब इसमें रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ेंगे, नॉर्मल की तरफ मुड़ेंगे कि नॉर्मल से अवे मुड़ेंगे कि सीधे जाएंगे, क्या कहानी होगी, ये 2 चीजों से डिसीजन होता है, μ1 μ2, और स्नेल्स लॉ से हम ये सारी बातें फाइंड आउट कर लेते हैं। पर चलो मान लो यहां पर हमने इसको इस तरह से मोड़ दिया, इस तरह से। अब ये सब समझ में आने वाला है। तो देखिए ये रिफ्रैक्शन यहां हुआ, तो रिफ्रैक्शन से पहले इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज। और इनको क्या कहेंगे भैया, इनको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक, ये रिफ्रैक्टेड रेज होंगी। अब यहां पे ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक, और इमेज को कौन डिफाइन करेगा, ये सब यार आपको आता है, केवल हल्का सा रिवीजन दे रहा हूं। इमेज क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक, तो रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ, इमेज होगा, तो ये हमारी इमेज होगी।
ठीक। अब हमें पता है वहां पर जितने भी डिस्टेंस होते थे सब के सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर होते थे, यहां पर जितने भी डिस्टेंस होंगे सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर होंगे। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या कहलाता है, यू। यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके। और ये डिस्टेंस यहां से जो मेजर होगी ये, आप इसको यहां से वी, वी क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। बिल्कुल आराम आराम से नोट्स बनाओ, एक एक बात समझाऊंगा 100%। इमेज डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर होंगी, ठीक। ये रिफ्रैक्टेड रेज का इंटरसेक्शन क्या डिसाइड करेगा, इमेज। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या डिसाइड करेगा, ऑब्जेक्ट। इतना पॉज करके उतारो। हमारे कोर्स में प्लेन सरफेस या स्पेरिकल सरफेस से ही रिफ्रैक्शन है, तो वही मैंने बताया। स्पेरिकल सरफेस क्या होता है, ये जहां पर ये अपना जिस स्फीयर का पार्ट है, आप इसको डॉट डॉट में आगे बढ़ा दो तो इसका सेंटर से ये दूरी क्या होगी, रेडियस, तो इसका एक रेडियस होगा। इमेज डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सारी कहानी। पॉज करके आराम से उतारो यार, नोट्स बनाते चलोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और पेशेंस रखिए, आराम आराम से। इसलिए मैं 50 या 1 घंटे का ही वीडियो बनाता हूं, इससे ज्यादा नहीं बना रहा। बच्चे डिमांड करते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, तो यार पूरी कोशिश है, आपको जैसे जैसे समय गुजरेगा फ्रीक्वेंसी 100% बेहतर मिलेगी। और एक डिमांड और करते हैं, मैकेनिक्स। यार बहुत जल्दी मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, हटाएं इसको, ठीक, हटाएं। अब देखिए साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन पहला पॉइंट, हमेशा की तरह जो इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव। इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव। यार दिक्कत होनी नहीं चाहिए, रिफ्लेक्शन की तरह ही है। सेकंड, वहां पर जितने भी डिस्टेंस होते थे सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेजर होते थे, यहां पर जितने भी डिस्टेंस होंगे सब के सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर होंगे। ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the refracting surface। हालांकि ये सब बातें वहां पर आपको बता दी गई हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट, जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव और अपोजिट क्या होगी, नेगेटिव। डिस्टेंस अलोंग द, या डिस्टेंस along the incident rays are positive and opposite to the incident rays are negative। ठीक, देखिए प्रिंसिपल एक्सेस यहां भी डिफाइन हो गया, अभी समझा देंगे, लेकिन वो वही थी। तो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव। डिस्टेंसेस above the principal axis are positive and below the principal axis are negative। ठीक, जितने भी एंगल होंगे सब के सब कहां से मेजर होंगे, नॉर्मल से मेजर होंगे। ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, इतनी बातें जरा लिख लो, एकदम आसान आसान। पॉज करके उतार लो यार, एक बार में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, पढ़ लिया करो, उस मेरी स्पीड पे मत जाओ, अपना स्पीड बढ़ा के वीडियो देख लो अगर किसी को स्लो लग रहा है तो, लेकिन मुझे आराम आराम से पढ़ाने दो, ठीक है। अब समझाता हूं सारी बातें।
जैसे मैं दोनों एक साथ लेके चलता हूं, एक ही ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहां बनी। ये सब रे डायग्राम आप एकदम समझ जाओगे, थोड़ा सा बस वेट करो, ठीक। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, ये वाली दुनिया μ1, ये वाली दुनिया μ2। इसका रेडियस और कर्वेचर r। ये डिस्टेंस यहां से मेजर होगी u, ये डिस्टेंस यहां से मेजर होगी v, ठीक। या आप इसको और इमेज ऑब्जेक्ट में ना समझ के जनरल में भी समझ सकते हो। देखो कैसे, एक मिनट। जैसे ये होता, तीन बना दिए, एक जनरल ये बना दिया। मान लीजिए सोर्स इधर है, सोर्स इधर है, यहां का सोर्स इधर है, यहां पे सोर्स इधर है, ठीक। तो इतना तो पहले ही पता है, लाइट हमेशा सोर्स से ही निकलती है, तो इधर से लाइट जो भी जाएगी ये डायरेक्शन यहां पर पॉजिटिव लेंगे, यहां पर रे इधर से आएंगे, क्योंकि लाइट हमेशा सोर्स से निकलती है, तो यहां पे ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। यहां पे सोर्स से लाइट इधर आएगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव कौन सा डायरेक्शन आपको लेना है। अब जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर होंगी। मान लो ये μ1 है और यहां पर ये μ2 है। अब ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस को मैंने P कह दिया। अब यार मान लो यहां पर ये डिस्टेंस, यहां से मान लो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने कोई x1 कह दिया। यहां पर ये डिस्टेंस कोई x2 है, ठीक। यहां पर ये डिस्टेंस कोई y2 है, यहां पर ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले लो, ये मैंने कहा y1 है, ठीक। ऐसे यहां पे अब देखो जरा, अब मान लो ये डिस्टेंस यहां पे कोई a है, ये डिस्टेंस यहां पे कोई b है, ये डिस्टेंस यहां पे कोई c है, ये डिस्टेंस यहां पे कोई d है। क्लियर। अब जरा मुझे यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, तो देखो जितनी भी डिस्टेंस होंगी सब यहीं से मेजर होंगी। तो x1 देखो, x1 इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो बताइए x1 को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे यहां पर। लेकिन x2 इसी से मेजर होंगी, तो इसको मेजर करने के लिए कुछ लोग कहेंगे सर यहां से मेजर करो। नहीं, मैंने आपको बताया है कि जो भी डिस्टेंस होती है सब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर होती है। तो x2 को ये मत सोच लेना कि सर इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में ही तो मेजर हो रहा है। नहीं, आपको मेजर करने के लिए पहला पॉइंट यहां रखना पड़ेगा, और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप इधर मेजर करने जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x2 नेगेटिव हो जाएगा। तो x2 नेगेटिव होगा ऑप्टिक्स के हिसाब से, इसको कहते हैं ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन। अब ये मैंने बता दिया कि डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लेना है, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को क्या लेना है, नेगेटिव। तो बताइए y1 ऊपर है तो y1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये y2 क्या हो जाएगा, बताइए, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे यहां पर आ जाओ। अब देखिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पर ए बी डी सी सबके सब यहीं से मेजर होंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और डी और सी प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होंगे। ओके। अब देखिए जब ए को मेजर करेंगे तो यहां से मेजर करेंगे। अब मान लो इसको हम μ1 कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं μ2, तो बताइए ए को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि मेजर करने के लिए यहां से आप इधर जाएंगे और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मूव कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा। लेकिन बी को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इधर जाओगे और आप इस पॉजिटिव के अपोजिट जा रहे हो, तो बी को क्या लिखेंगे, बताइए, नेगेटिव। इसी तरीके से बताइए सी को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या लेना है, पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव लेना है। तो बताइए डी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। ऐसे यहां पे कर लोगे, कुछ भी होता, जैसे मान लो ये डिस्टेंस होती, जैसे यहां पर होता मान लो P, ये होता Q, ये होता R, ये होता S, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो R को क्या लिखेंगे, बताइए, पॉजिटिव। Q को क्या लिखेंगे, नेगेटिव, क्योंकि इधर मेजर होगा ये, ठीक। P ऊपर मेजर हो रहा है, P को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। S को क्या लिखेंगे, नेगेटिव। कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। चलो आराम से देखो, पॉज करके उतारो।
सबसे पहले साइन कन्वेंशन, हालांकि साइन कन्वेंशन में रिफ्लेक्शन में बता चुका हूं, पर ये बहुत डिटेल अब पढ़ाने जा रहा हूं, तो मैं 10-15 मिनट यहां पे ले लेता हूं। हटाएं, चलिए। एक बहुत अच्छी बात है, हर रिफ्रैक्शन के लिए अपना एक साइन कन्वेंशन होता है, तो यहां पे नोट करके लिख सकते हैं, फॉर एवरी रिफ्रैक्शन देयर इज यूनिक साइन कन्वेंशन। हर रिफ्रैक्शन का एक अपना साइन कन्वेंशन होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये होता, मान लो 3 सरफेस ले लेते हम, ध्यान से सुनना भैया, अब हम इसी तरीके से बता रहे हैं। अब मान लो एक रे यहां से गई, ये ओ ले लिया, यहां से गई ये, फिर यहां पर ये आई, फिर यहां से इस तरीके से, ठीक, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब देखो पहला रिफ्रैक्शन ये हो रहा है, तो ये μ1 ये μ2, ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। फिर दूसरा रिफ्रैक्शन होगा μ2 से μ3, ये एक अलग रिफ्रैक्शन है, इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, इसके लिए पॉजिटिव, प्लीज ध्यान दे लो। फिर इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r3। अब डिस्टेंसेस मान लो, ये डिस्टेंस यहां पर मैंने a लिख दी, ये डिस्टेंस मैंने यहां पर b लिख दी, ये डिस्टेंस यहां पर मैंने c लिख दी, ये डिस्टेंस मैंने यहां पर d लिख दी, ये डिस्टेंस e लिख दी, और ये डिस्टेंस मैंने f लिख दी। अब सभी के मुझे साइन कन्वेंशन बताने हैं। तो देखो, जैसे आपको रिफ्लेक्शन में बताया था कि एक रिफ्लेक्शन का एक ऑब्जेक्ट इमेज का पेयर होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से मान लो इसको मैं कह रहा हूं ए पॉइंट कह रहा हूं, इसको मैं बी कह रहा हूं, इसको मैं सी कह रहा हूं, इसको मैं डी कह रहा हूं। तो ध्यान रखना, पहले रिफ्लेक्शन के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा वो ए पॉइंट और बी पॉइंट का लेना देना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो बताइए ए, अब इससे मेजर होगा ये ए, तो बताइए ए को क्या लिखेंगे, इसी रिफ्रैक्शन का ए, इस रिफ्रैक्शन से ए और बी को कोई लेना देना नहीं है, तो बताइए इस रिफ्रैक्शन के हिसाब से ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि ये मत सोचना कि सर इधर मेजर हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नहीं, मेजर इधर हो रहा है लेकिन होगा नहीं, मेजर यहां से होगा और यहां से मेजर करेंगे तो इधर चलेंगे ऐसे करके, तो ये लेफ्ट में आप जा रहे हैं। या ये मत कहिए, ये कहिए कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, मैं उसके अपोजिट जा रहा हूं, तो ए को क्या लेंगे, नेगेटिव। बताइए बी को क्या लिखेंगे, बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए, हो गया। अब यहां पर ये बात बतानी थी। अब देखो, अब सेकंड रिफ्रैक्शन ये हो रहा है, ये क्या, सेकंड रिफ्रैक्शन, दिस इज सेकंड रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और ये क्या, थर्ड रिफ्रैक्शन। तो यहां पर सेकंड रिफ्रैक्शन का जो साइन कन्वेंशन लगेगा वो बी पॉइंट और सी पॉइंट पर लगेगा। तो बी और सी की डिस्टेंस यहां से देखेंगे, तो बताइए सी को क्या लिखेंगे। अब ये मत सोचना सर कि सी तो इसी के डायरेक्शन में, नहीं, सी यार इसका रिफ्रैक्शन के लिए अहमियत रखते हैं। तो बताइए इस रिफ्रैक्शन के लिए सी का साइन कन्वेंशन अगर डिसाइड करोगे, तो बताइए यहां से ऐसे ही तो मेजर करोगे, तो सी को क्या लेंगे, बताइए नेगेटिव लेंगे। अच्छा बताइए डी को क्या लेंगे, जब डी को मेजर करोगे तो यहां से इधर ही तो मेजर करोगे, इसी डायरेक्शन में, तो डी को क्या लिखेंगे, बताइए पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरीके से यहां पे ई के बारे में बताइए, ई को जब मेजर करोगे तो इस रिफ्रैक्शन का पॉइंट है ई एंड एफ, तो जब ई को मेजर करेंगे तो इधर जाना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अपोजिट, तो ई को क्या लिखेंगे, बताइए नेगेटिव, और एफ को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ठीक, आप उतारो पॉज करके आराम से। हर रिफ्रैक्शन का एक अपना साइन कन्वेंशन होता है, उसी के हिसाब से उसके ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। हटाएं, फिर एक कंसेप्ट और सीखेंगे, साइन कन्वेंशन। वैसे तो उसी में ये, पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है इसमें। साइन कन्वेंशन फॉर
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन कन्वेंशन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं, मैं बहुत आसानी से बता देता हूं आपको। देखो पहले तो बेसिक से देखो, ये और ये। अब मान लो यहां से ये ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे जा रहे हैं, इमेज यहां पर बन गई। इसको इमेज कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहां है, रे इधर से जा रहे हैं। बहुत अच्छे से देख लेना यार, वही पॉइंट बता रहा हूं जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसका रेडियस देखो, रेडियस इसका मान लो आर है, इसका भी रेडियस आर है, मान लो इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है। प्लीज कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब देखो इंसिडेंट रे इधर से जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां पर इंसिडेंट रे इधर से आ रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यहां पर इंसिडेंट रे इधर से जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे आप। यहां पर इंसिडेंट रे इधर से आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगी, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आपको रेडियस का साइन कन्वेंशन डिसाइड करना है, तो ध्यान से देखो यार, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो इसका सेंटर इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। इसका सेंटर इधर जा रहा होगा, मान लो यहां पे इसका सेंटर C1, तो आप खुद बताइए जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप रेडियस को मेजर करोगे तो यार इसी डायरेक्शन में तो मेजर हो रहा है, तो बताइए यहां पे जो R1 होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर इसका सेंटर क्या इधर नहीं जा रहा होगा, प्लीज ध्यान से देख लो, सेंटर इधर नहीं जा रहा होगा। तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब इसके रेडियस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर करोगे तो इधर सेंटर लाई कर रहा होगा, तो ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सर्टेनली नेगेटिव होगा। तो इसका आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपने आप बताओ, यहां पर आ जाओ, इसका देखो, इसको कंप्लीट आप करो इस तरीके से। यार ये बहुत कंफ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं, प्लीज देख लो। तो बताइए इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसका सेंटर इधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, C3। तो इसका बताइए जब आप इसको मेजर करेंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, रेडियस को लेफ्ट में मेजर करोगे, या ये को मैं बार बार बोल जाता हूं कि इंसिडेंट रेस के अपोजिट मेजर करोगे, इसलिए बताइए इसका R3 क्या होगा, फिर से नेगेटिव होगा। क्लियर, इस पे आ जाइए जरा, इसका जो रेडियस होगा वो इधर जा रहा होगा सेंटर, तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर करोगे तो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मेजर करोगे, तो बताइए इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, फिर से पॉजिटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉज करके उतारो, एक एक फंडा क्लियर होना चाहिए, हटाऊं और एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कभी दो रिफ्रैक्शन हो जाते, एक इस तरह से होता, ठीक है, एक रे, चलो ये ले लो, सब समझ में आने वाला है। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी इमेज, ये आई डैश, वो सब समझा देंगे। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन देखना है, तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। तो ध्यान से देखना, ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे इस रिफ्रैक्शन के लिए, इसको मैं P1 कहता हूं, इसको मैं P2 कहता हूं, लेकिन इस रिफ्रैक्शन के लिए भी यही पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस रिफ्रैक्शन में भी इंसिडेंट रेज यही है। ओके, अब देखिए जब आप इसके R1 का साइन डिसाइड करोगे, तो ध्यान से देखो, आप इस सर्कल को कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर बताइए इस कर्वेचर के राइट में जा रहा है, और राइट में जब उसके रेडियस को मेजर करोगे इस कर्वेचर के को, तो क्या इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में मेजर होगा, इसलिए बताइए R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
एट द सेम टाइम, लेकिन जो R2 को देखोगे, जब R2 को मेजर करोगे तो देखिए इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से R2 इधर जा रहा होगा, जबकि मेरा डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, तो R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसमें R2 क्या पुट होगा बताइए, नेगेटिव पुट होगा। यार बच्चों को काफी कंफ्यूजन आता है R1 R2 में, तो मैंने काफी क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। R1 R2 में काफी कंफ्यूजन आता है, तो मैंने काफी क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। हटाएं, चलो हटाएं। अब यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन रिफ्रैक्शन। तो देखिए ऑब्जेक्ट, इट इज द पॉइंट ऑफ intersection of इंसिडेंट रेज, ठीक। पहला पॉइंट, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज, बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह। इट कैन बी रियल और वर्चुअल, ये रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक। तो बताइए रियल ऑब्जेक्ट कब होगा, रियल ऑब्जेक्ट उसी तरीके से होगा कि अगर इंसिडेंट रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट करें हियर, या व्हेन इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। अब देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन के लिए क्या हमने बात बताई थी आपको, एक्चुअल इंटरसेक्शन तभी होगा जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट रेज टकराने से पहले कैसे करें, बताओ, डाइवर्ज के कन्वर्ज, डाइवर्ज करें। प्लीज यार देखो, अगर ये रेज देखो ध्यान से, अगर ये रेज इस तरीके से जा रहे होंगे, इस तरीके से, तो यहां पर 100% इंटरसेक्ट किए होंगे। लेकिन अगर ये रेज यहां पर इस तरीके से जाएंगे तो देखो इधर इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकते, और इसके बाद इनका नाम ही बदल जाएगा, क्या पड़ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रेज। तो इससे पहले ही देखा जाता है, तो इनको कहते हैं कन्वर्जिंग, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। तो रेज कैसे होने चाहिए बताइए, डाइवर्जिंग नहीं, सॉरी डाइवर्जिंग होने चाहिए। और तो इसी को मैं लिखता हूं, और इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, और इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। या इसको एक और तरीके से कहते हैं, देखो ये मैं अलग से बता रहा हूं, जैसे वहां पर ये बताया था कि मिरर के सामने सब कुछ रियल और मिरर के पीछे सब कुछ वर्चुअल। तो यहां पर देखिए कभी भी रिफ्रैक्शन होगा तो जिधर से रेज आते हैं, जिधर से रेज आते हैं, अगर उसी रीजन में ऑब्जेक्ट है तो वो रियल होगा, और दूसरे रीजन में क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो और ये अभी थोड़ा सा इसको वेल एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन लिख लो, और ऑब्जेक्ट लाइज इन द इंसिडेंट जोन। अब यहां पे इंसिडेंट जोन और एक रिफ्रैक्टेड जोन का फंडा होता है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो कैसे, मान लो ये यहां पे रिफ्रैक्शन है, ये बाउंड्री है यहां पे, और इधर मान लो μ1 है और यहां पे μ2 है। तो देखो अगर सोर्स इधर लाई कर रहा है, अगर सोर्स, ये सोर्स ही डिसाइड करेगा, SOURCE, अगर जिधर सोर्स लाई करता है उसको क्या कहते हैं, ये कौन सी जोन होगी, इंसिडेंट जोन। प्लीज यार बहुत अच्छा पॉइंट है, देख लो, दिस इज इंसिडेंट जोन। और दूसरी वाली जो साइड होगी जिधर रिफ्रैक्शन होता है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड जोन। ये नाम है यहां पर, इंसिडेंट जोन और रिफ्रैक्टेड जोन। तो बताइए इंसिडेंट जोन क्या होगा, जिधर सोर्स लाई करता है, और दूसरा वाला जिधर रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस मीडियम में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड जोन। तो ऑब्जेक्ट रियल कब होता है, जैसे आपको मिरर में बताया था कि सब कुछ मिरर के सामने रियल, तो रियल ऑब्जेक्ट ध्यान रखना रिफ्रैक्शन में तब होगा जब वो इंसिडेंट जोन में लाई कर रहा होगा। तो इंसिडेंट जोन में लाई करने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। आप यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, देखो ये
जैसे मान लो ये रेज इस तरह से आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट से आपको समझाने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। तो बताइए रियल ऑब्जेक्ट है, ये आपको सबको पता है। क्यों रियल है अब जरा समझ लो। अब रिफ्रैक्शन के बाद मान लो ये रे कहीं भी चले गए, वो तो इमेज के बारे में बात करेंगे कि व्हेन इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, तो यहां पर इसका इंटरसेक्शन एक्चुअल है। और इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, तो यहां पे इंसिडेंट रेज डाइवर्ज है, देखो इस टकराने से पहले कैसे डाइवर्जिंग है, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट लाइज इन इंसिडेंट जोन, तो देखो अगर ये वाली दुनिया म्यू1 है और ये वाली दुनिया म्यू2 है, तो इस वाली जोन को, रिफ्रैक्शन से पहले वाली जोन को बताइए क्या कहेंगे, इंसिडेंट जोन कहेंगे। और ये वाली दुनिया कौन सी है, रिफ्रैक्टेड जोन। और ऑब्जेक्ट इंसिडेंट जोन में लाई कर रहा है, इसलिए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। ऐसे यहां पर आ जाओ, अगर ये होता तो देखो यहां पे इसके बाद ये डाइवर्ज कर जाए, कन्वर्ज या जो भी कर जाए, और अब इनको आपको डॉट डॉट में ड्रॉ करना पड़ेगा इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर। अब देखिए ये इंसिडेंट जोन है, सॉरी इंसिडेंट रेज है। तो बताइए ये वाली म्यू1 वाली दुनिया कौन सी दुनिया कहलाएगी, ये दुनिया इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट की पूरी दुनिया क्या कहलाएगी, इंसिडेंट जोन। क्या ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहां पर लाई कर रहा है। तो ये कैसा है बताइए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले पॉइंट से देखो, इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, ये कैसे बताइए, ये कन्वर्जिंग है, तो कैसा है बताइए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये डाइवर्जिंग नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस जोन में लाई कर रहा है, रिफ्रैक्टेड जोन में, तो कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी लिखने वाला हूं तीनों पॉइंट, लेकिन समझा दिया आपको। हटाएं इसको, आराम से पॉज करके उतारो। तो रियल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। दूसरा लिख लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट इसे एक ही में लिख दो। देखिए यहां पर क्या होगा, जो इंटरसेक्शन होगा इंसिडेंट रेज का, वो एक्चुअल नहीं होगा। व्हेन इंसिडेंट रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, तो इंसिडेंट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब आप दूसरे वाले पॉइंट से देखो कि वो कन्वर्जिंग होंगे कि डाइवर्जिंग होंगे, तो एक्चुअली में इंसिडेंट रेज कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब वो कन्वर्ज होंगे। भाई वो कन्वर्ज होते हुए किसी सरफेस से टकराएंगे और रिफ्रैक्शन के बाद उनका नाम पलट जाएगा, तो वो कभी टकराए नहीं, क्योंकि पहले वो टकराएंगे नहीं, क्यों, रेज कैसे, कन्वर्जिंग। तो यहां पर और क्या लिखते हैं, और इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। क्लियर। या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिफ्रैक्टेड जोन में लाई करेगा, अपने जोन में लाई नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, अपने अपने इलाके में रियल, तो ऑब्जेक्ट दूसरे के इलाके में चला गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिसाइड करती है इंसिडेंट जोन की इंसिडेंट रेज। और ऑब्जेक्ट अगर रिफ्रैक्टेड जोन में चला गया तो कैसा होगा, वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट लाइज इन रिफ्रैक्टेड जोन, या फिर ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टेड जोन में लाई करे, तो कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। पॉज करके लिखो, एक एक बात नोट करके लिखो, हर बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। हटाएं। इसी तरीके से बच्चों मैं डिफाइन करूंगा इमेज को, इमेज इन रिफ्रैक्शन। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखिए जैसे ये रे आए और इधर गए, ये रे आए इधर गए, तो ये रे डिसाइड करेंगे, इनका इंटरसेक्शन होगा ऑब्जेक्ट। और ये रिफ्रैक्टेड रेज हैं, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के बाद है, घटने के बाद है, तो घटना के बाद वाले रेज का इंटरसेक्शन क्या होता है, इमेज होता है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इमेज होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक। फिर से वही वाली बात, ये रियल भी हो सकती है इमेज और वर्चुअल भी हो सकती है। तो इट कैन बी रियल और वर्चुअल।
फिर रियल इमेज आ जाती है। रियल इमेज में तीन बातें लिखेंगे। तो अगर रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल होगा तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। या फिर रिफ्रैक्शन के बाद वाले रेस कैसे होंगे, कन्वर्जिंग, तभी वो वाकई में टकराएंगे। अगर फैल गए तो नहीं टकरा पाएंगे। या फिर इमेज अपनी दुनिया में या अपने इलाके में, मतलब रिफ्रैक्टेड जोन में लाई कर रहा होगा, तब भी इमेज रियल होगा। ठीक, तो तीन बातें मैं यहां पे लिखता हूं। व्हेन refracted rays actually intersect और रिफ्रैक्टेड रेज कैसे होंगे, कन्वर्जिंग, और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग। या फिर रिफ्रैक्टेड रेज कैसे हो, कन्वर्जिंग हो। या फिर और इमेज किस इलाके में लाई करे, रिफ्रैक्टेड जोन में, और इमेज लाइज इन रिफ्रैक्टेड जोन। यार देखिए, तीनों का मतलब एक ही है, ये कोई अलग अलग बातें नहीं है, पर तीन तरीके से सोचा जाता है। ठीक, तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। अभी डायग्राम बना के समझाता हूं। वर्चुअल इमेज के लिए और पॉइंट लिख लो। वर्चुअल इमेज, तो यहां पर क्या होगा, इंटरसेक्शन एक्चुअल नहीं होगा। व्हेन रिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। तो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली में इंटरसेक्ट ना करें। या फिर और क्या कहेंगे, बताइए, रिफ्रैक्शन के बाद रेज फैल जाए तभी तो वो एक्चुअली में नहीं टकराएंगे। और रिफ्रैक्टेड रेज आर कैसे हो जाए, बताइए, डाइवर्जिंग। जब फैलेंगे तभी तो डाइवर्जिंग होंगे। या फिर इमेज अपने इलाके में ना लाई करके दूसरे के इलाके में चली जाए, और इमेज लाइज, जब दूसरे के इलाके में जाएगी तो इसका मतलब इमेज किस इलाके में चली गई, इंसिडेंट जोन में, और इमेज लाइज इन इंसिडेंट जोन। या फिर इमेज इंसिडेंट जोन में लाई करेगी तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक, अब सभी के मैं डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझाता हूं। इतना लिखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉज करके उतारो। अब देखो, बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसी के लिए समझाते हैं। सबसे पहले ये मान लो, या कोई भी सरफेस ले लो, प्लेन सरफेस ही ले लो, ये ले लो, ये वाली दुनिया μ1, ये वाली दुनिया μ2। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इतना तो क्लियर है, ये वाला जोन होगा, कैसा होगा बताइए, ये होगा इंसिडेंट जोन। इंसिडेंट जोन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिधर इंसिडेंट रिलाई करते हैं, इंसिडेंट जोन, और जिधर रिफ्रैक्टेड रेज लाई करते हैं उसको रिफ्रैक्टेड जोन। तो ये क्या होगा बताइए, रिफ्रैक्टेड जोन। बहुत आराम से समझना है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए, आप स्पीड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए, अब ये तो रियल है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है बताइए, रियल ऑब्जेक्ट। अब यार, रिफ्रैक्शन के बाद इनके मुड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये डिसीजन स्नेल्स लॉ से होगा। मान लीजिए यार, ये ऐसे मुड़ जाते, ऐसे, ये नॉर्मल है, ये मान लो ऐसे मुड़ जाते, ऐसे। तो अब बताइए खुद, अगर ये ऐसे मुड़ गए तो ये डाइवर्स कर गए। अब ये इनका इंटरसेक्शन क्या डिसाइड करेगा, इमेज। क्या ये आगे जाके कभी इंटरसेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, पीछे। बस इसलिए इसको वर्चुअल कह रहे हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन, जो इमेज है, वो ये कैसा है बताइए, वर्चुअल इमेज। एकदम फंडा क्लियर हो गया, ये वर्चुअल इमेज है। ठीक, तो अब आप देख लिए, वर्चुअल इमेज रिफ्रैक्शन के बाद रेस क्या कर गए, डाइवर्ज कर गए। इमेज रिफ्रैक्टेड जोन में लाई नहीं कर रहा है,
इंसिडेंट जोन में लाई कर रहा है इसलिए वर्चुअल कह रहे हैं, या तीनों बातों से बात क्लियर होती है। ओके, दूसरा डायग्राम देखो। मान लीजिए ऐसा हो जाता, ये ऑब्जेक्ट होता, रेज ऐसे जाते, इसी में बना रहे हैं तीनों, देखो जरा एकदम अच्छा समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट तीनों में रियल ले लिया है। अब यहां पर मान लो ये रे ऐसे मुड़ जाते, ऐसे अपने आप डिसाइड करोगे, हो सकता है यहां पर ऐसे चले जाते सीधे। ये तो डिपेंड करेगा μ1 μ2 की वैल्यू पर, μ1 μ2 की वैल्यू पर भैया डिपेंड करेगा, μ1 μ2। μ1 μ2 की वैल्यू पर हो सकता है इसके बाद ऐसे मुड़ जाते हैं, ये μ1 μ2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। प्लीज एक एक बात, सबसे पहले मैं इंसिडेंट जोन और रिफ्रैक्टेड जोन समझा देता हूं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसके ये वाली दुनिया, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है इस दुनिया से इस दुनिया में, तो ये दुनिया क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड जोन, और ये क्या है, इंसिडेंट जोन। इसी तरीके से इसके लिए रिफ्रैक्ट ये होगी इंसिडेंट जोन और ये होगी रिफ्रैक्टेड जोन। इसके लिए ये होगी इंसिडेंट जोन और ये होगी रिफ्रैक्टेड जोन। अब जरा बताइए, अब सबसे आसान तो वही है कि अपने अपने इलाके में रियल और एक दूसरे के इलाके में वर्चुअल, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा बताइए, ये तो रियल हो गया। अब देखो इनका इंटरसेक्शन इमेज होगी, तो यहां पे तो है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन यहां होगा, तो बताइए इमेज कैसी हो गई, है वर्चुअल हो गई। अब आप इसको कई तरीके से सोच सकते हैं, ये अपने इलाके में नहीं है, मतलब रिफ्रैक्टेड जोन में नहीं है इसलिए वर्चुअल है, या रिफ्रैक्शन के बाद रेज क्या कर गए, डाइवर्ज कर गए, बात क्लियर हो गई, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल नहीं है इसलिए वर्चुअल है। तो तीनों तरीके से आप इसको कह सकते हैं। यहां पर क्या कहेंगे, देखो यार ये पैरेलल का केस है, जब रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन से पहले रेज पैरेलल होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पर डिफाइन नहीं होता है। हालांकि इसको हम ये कह देते हैं इमेज एट इन्फिनिटी, लेकिन डिफाइन नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा इमेज इज नॉट डिफाइंड। यार ये कंसेप्ट है, कुछ लोग इसको प्लस इन्फिनिटी कहते हैं, कुछ लोग माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, मैं कहता हूं इमेज डिफाइन ही नहीं होगा। यहां पर आ जाओ, अब देखो ये इंसिडेंट जोन है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। अब देखो जरा ये इमेज होगी यहां पर, अब ये देखिए आप या तो ये कह दो ये रिफ्रैक्टेड जोन में लाई कर रही है इसलिए रियल होगी, या रिफ्रैक्शन के बाद रेज कैसे हो गए, कन्वर्ज हो गए तो वाकई में टकरा जाएंगे तो रियल होगी। तो ये कैसी इमेज है, रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज। आराम से देखो ये रियल इमेज, ठीक है। रियल वर्चुअल का फंडा क्लियर होने लगा, अभी और क्लियर कर रहा हूं बहुत अच्छे से, टेंशन ना लो। हटाएं, चलो अब देखिए फिर से मैं वही बात बोलूंगा, एक रिफ्रैक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट इमेज का पेयर होता है। फॉर अ रिफ्रैक्शन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एक रिफ्रैक्शन के लिए एक यूनिक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज होता है, ठीक। तो मैं ज्यादा नहीं, इसको दो ही रिफ्रैक्शन में समझाना चाहूंगा। ये मान लो μ1 की दुनिया, ये μ2 की दुनिया, इधर μ3। मान लीजिए यहां से रेज आ रहे हैं इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट ए, ठीक। इसके बाद मान लीजिए ये रेज ऐसे मुड़ गए, ठीक। इसके बाद ये रेज ये मुड़ गए। अब देखिए आप देखो रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन ये हो रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां और यहां हो रहा है।
तो देखो रिफ्रैक्शन से पहले ये रेज है, इनका इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होगा तो ए इसका ऑब्जेक्ट है, और रिफ्रैक्शन के बाद वाले रेज ये हैं, तो ध्यान रखना इनका इंटरसेक्शन आगे नहीं जाएगा। उसी तरीके से जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में एक्सप्लेन किया था, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं पीछे जाएगा। प्लीज यार, यहीं से मजबूती और वीकनेस स्टार्ट हो जाती है बच्चों में, तो इसको मैं बी पॉइंट कह रहा हूं। ठीक, अब एक रिफ्रैक्शन ये है, तो अब इसका जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा, इनका इंटरसेक्शन, ये इस रिफ्रैक्शन के लिए ये इंसिडेंट रेज है, और इसी रिफ्रैक्शन के लिए ये कैसे हैं, रिफ्रैक्टेड रेज है। तो इनका इंटरसेक्शन इमेज डिफाइन करेगा और इनका इंटरसेक्शन इसका ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ओके, तो देखिए इसको मैं कह रहा हूं सी पॉइंट। तो देखिए पहले मैं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए आराम से, पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो ए होगा बताइए वो क्या होगा, ए इज रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, और बी क्या है, एंड बी इज रियल है कि वर्चुअल है बताइए। अब इसी के लिए डिसाइड करो, खुद बताओ वर्चुअल है, क्योंकि भाई अगर ये इसके लिए म्यू2 की दुनिया कैसी है, रिफ्रैक्टेड जोन, तो इमेज अगर रिफ्रैक्टेड जोन में होगा तो रियल होगा। अरे यार बहुत आसान है, रिफ्रैक्टेड जोन में इमेज रियल और इंसिडेंट जोन में ऑब्जेक्ट रियल, और उलट पलट जाए तो वर्चुअल, इतनी सी बात है। तो एंड बी इज वर्चुअल इमेज। अब इसी तरीके से सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जरा बात कर लो, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए। अब बताइए इसके पेयर कौन कौन होंगे, बी एंड सी। तो इसका जो बी होगा वो क्या होगा, बी इज रियल ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें ये गलती मत करना कि सर ये तो इसके भी पीछे, नहीं, हमें जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन करने होते हैं वो जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन देखते हैं और जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन इन रेज को देखो, अब पीछे किसी की आंख नहीं होती, आप सोचो इन रेज को देखेंगे तो क्या ये इसके लिए इंसिडेंट जोन में ही लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। तो बी इज रियल ऑब्जेक्ट, और जो सी होगा सी इज। अब देखिए इस रिफ्रैक्शन के लिए इनका इंटरसेक्शन एक्चुअली में होना ही है, क्योंकि ये इसके रिफ्रैक्टेड जोन में, तो सी इज रियल इमेज। क्लियर, पॉज करके उतारो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रियल और वर्चुअल पहचानने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड को एसटीडी लिखता हूं बेटा मैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एंड प्लेन सरफेस, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद करा देता हूं, फिर इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। ठीक, जैसे ये मान लीजिए कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका, अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनता है जरा ये समझना चाहोगे क्या, जरा देखो। होता क्या, मान लो ये कोई स्लैब है, ठीक है, अब जो स्लैब है, तो अब यहां पर एक सर्कल घुमा दो इस तरीके से, ऐसे सर्कल घुमा दो जैसे आपको मिरर में बताया था। तो ये जो क्वांटिटी होगी ए से बी, ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो क्वांटिटी होगी ए से बी, तो ये जो ए से बी है ये क्या कहलाता है, अपर्चर। ए बी इज कॉल्ड अपर्चर। प्लीज इसको थोड़ा समझा देता हूं, ठीक है, अपर्चर। अब यार इसका एक सेंटर होगा यहां पे सी, अब इस सी से इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, किस पे, अपर्चर पर, बस यही खास है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करे और अपर्चर के परपेंडिकुलर हो तो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या, लाइन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नॉर्मल
टू द अपर्चर, और अपर्चर के नॉर्मल, तो जो लाइन सेंटर से पास करेगी और नॉर्मल के अपर्चर होगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पर ये लाइन ये कट करती है, दिस इज कॉल्ड पोल, दिस इज कॉल्ड पोल। तो और ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो तीन क्वांटिटी आपको क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल, चार क्वांटिटी आपको क्लियर है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं और आप चाहें तो यहां भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या होता है कि आप कोई भी स्लैब होती है उसको आप किसी स्पेयर के सेक्शन से कट करते हैं, तो जहां से कट करते हैं तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, अपर्चर। तो ए बी इज कॉल्ड अपर्चर। फिर सेंटर से एक लाइन पास करा दीजिए अपर्चर के परपेंडिकुलर, वो लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नॉर्मल टू द अपर्चर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर इस पॉइंट को यहां जो कट करती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर ये सेक्शन को, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जहां पर इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, इतनी क्वांटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जो भी लिख रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को जरा आपको पढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, विद डेरिवेशन कराते हैं, 2 लाइन का डेरिवेशन है। तो ये थोड़ा अपर्चर वगैरह क्या होती है मैंने आपको समझाया। तो देखिए एक रिफ्रैक्शन के लिए, सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस अब तो क्लियर हो गई, अब कोई डाउट ही नहीं होगा कैसे बन के आई होगी। ये वाली दुनिया μ1, ये वाली दुनिया μ2, इसका रेडियस मान लो r, आराम से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके एक पेयर के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक, ये इमेज, तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, ये होगी u, ये होगी v। तो देखिए फॉर्मूला सीधे u और v का रिलेशन ऑफ या रिलेशन अमंग u, v एंड r, ये रिलेशन होता है। प्लीज याद करना, आपको सीधे याद करना है पहले, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यार ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको याद करो, पहले रटो। μ2 बाई वी, μ2 का मतलब रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद, तो μ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन। कुछ कट तो नहीं रहा, ये देख लेना। ठीक, μ1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन। ठीक, और r तो पता ही है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कर्वेचर रेडियस, रेडियस ROC लिख दिया करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ROC ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, ROC ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, u और v पता ही है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस और v होगा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला केवल 2 ही तरह के सरफेस में लगेगा, एक तो ये जो बाउंड्री होनी चाहिए, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, या तो स्पेरिकल हो या प्लेन हो। जब प्लेन सरफेस होगा तो रेडियस को क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट, क्यों, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। गलती मत करना, अगर ये सरफेस पैराबोलिक या इलिप्टिकल या कोई और कर्व होगा तो नहीं लगाएंगे। ऐसा कुछ किताबों में एक आध एडवांस लेवल का क्वेश्चन दिया रहता है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो मैं ही कराऊंगा क्लास में आपको। ठीक है, जरूरत होगी तो पहले बेसिक सीखा जाए। ठीक है, प्लीज रटो फॉर्मूले को, पॉज करके इतना उतारिए। ठीक है, इसी को फिलहाल मैं बीच में ही ड्राइव कर देता हूं। ठीक है, मैं ड्राइव कर देता हूं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर पैराक्सियल रेज एप्लीकेबल। ठीक है, कहां पर एप्लीकेबल होगा, फॉर स्पेरिकल सरफेस और प्लेन सरफेस।
स्पेरिकल या प्लेन के लिए लगेगा। दूसरी बात, ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल की डेफिनेशन तो क्लियर है। पैरा एक्सियल रेज के लिए इसको हम यूज करेंगे, मतलब उन्हीं रेज के लिए लगाएंगे जो वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी या जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही लिटिल होगा या बहुत ही छोटा होगा, उन्हीं में लगेगा। ओके, चलिए इसको प्रूव भी कर देते हैं हम। प्रूव मैं केवल बोर्ड वाले बच्चों की वजह से कर रहा हूं, अदरवाइज इसको प्रूव नहीं करता हूं मैं। तो देखिए प्रूव इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इमेज बनाने के लिए ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इमेज बनाने के लिए हमको केवल मिनिमम कितने रे चाहिए? 2 चाहिए। तो इससे कोई भी 2 रे ले लो, एक ये ले लो। अच्छा, ये रे यहीं से ले लिया करो। अच्छा, ये रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये नॉर्मल भी थी क्योंकि ड्रॉइंग हमने नॉर्मल की थी, तो ये तो अनडेविएटेड जाएगी। ठीक है, और अब यहां पे इसका मान लो सेंटर यहां पर है, तो अब आप यहां पे नॉर्मल पुट करेंगे, आप यहां पे इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और मान लीजिए ये μ1, ये μ2 और रिफ्रैक्शन के बाद मान लो डेंसर मीडियम है तो इधर मोड़ दी, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये होगा इमेज। तो इमेज का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? v। सेंटर का डिस्टेंस यहां से क्या कहलाएगा? r। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको मैं कहता हूं θ1, इसको कहता हूं θ2। तो सबसे पहले मैं आपको स्नेल्स लॉ लगाता हूं यहां पर, आराम से देखिए, बाई स्नेल्स लॉ क्या होगा बताइए? μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2। और अगर मैं पैरा एक्सियल रेस के लिए बात कर लूं तो बताइए θ1 θ2 छोटे होंगे। ठीक है, तो फॉर पैरा मैं लिख देता हूं इधर, फॉर पैरा एक्सियल रेस θ1 एंड θ2 आर वेरी स्मॉल। θ1 θ2 बहुत ही छोटे होंगे और θ1 θ2 छोटे होंगे तो sin θ1 को क्या लिख सकते हैं? θ1 और sin θ2 को θ2। तो यहां पर ये लिख सकते हैं, तो μ1 θ1 इक्वल टू μ2 θ2। तो यहीं से इंट्रोडक्शन हो गया कि ये जो फॉर्मूला मैं ड्राइव करने जा रहा हूं दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेस, क्योंकि मैंने यहां पर ये पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन ले लिया। इसको मैंने आपको याद हो तो इसका नाम दिया था पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ये पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अब इसके बाद ज्योमेट्री होती है, वो सब बताई थी मैंने कि ऑब्जेक्ट तो इसको एंगल अल्फा मान लो, इमेज वाला आप क्या मान लो? बीटा मान लो, और सेंटर वाला गामा मान लो। इन्हीं में रिलेशन जनरेट हो जाता है। तो देखिए पहले तो θ1 θ2 से रिलेशन आता है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो अल्फा और बीटा ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, नहीं अल्फा और गामा, तो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर होगा बताइए? θ1 के बराबर होगा। ठीक, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू θ1। दूसरा देखिए ये प्लस ये नहीं, θ2 प्लस बीटा गामा के बराबर होगा, क्योंकि इसका और इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इतनी तो ज्योमेट्री आती होगी, ठीक है, इतनी तो ट्रायंगल में ज्योमेट्री आती होगी। जैसे ये होता है, ये अगर ये यहाँ पे मान लो θ1 है, ये θ2 है, तो ये जो एंगल होता है देखो कैसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं 180 माइनस θ1 प्लस θ2 होगा कि नहीं होगा, और फिर जब इसको निकालोगे तो फिर 180 में से घटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? θ1 प्लस θ2। तो ये कह देते हैं इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल ये होता है, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस होता है। ठीक है, ये सब कर लेते हैं, इतना जानते हो गए। तो ये प्लस ये बराबर ये होगा, तो आप लिख सकते हैं θ2 प्लस बीटा बराबर गामा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको रिलेशन किस में कैलकुलेट करना होगा? अब देखो θ1 यहां से लिखो, θ2 वहां से यहां से लिखो, तो उसी में स्नेल्स लॉ आ जाएगा आपका। इसको हटा दूं तो देखिए
तो ये आ जाएगा म्यू 1 θ1। θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू 2 और θ2। θ2 को क्या लिख देंगे बताइए, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए गामा का रिलेशन कहीं ना कहीं रेडियस से है, तो याद करो फॉर्मूला आपको पता है। देखो ये सब लिख लेना चाहिए कि हम क्या ड्राइव करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर, ये ड्राइव करने जा रहे हैं। तो रेडियस के साथ क्या है, म्यू 2 माइनस म्यू 1। ठीक है, तो आप एक काम करो, गामा वाले टर्म एक तरफ ले लो, अल्फा बीटा वाले एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा देखो म्यू 1 अल्फा, ठीक है, प्लस म्यू 1 गामा बराबर आ जाएगा म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। ओके ठीक, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा बराबर आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू गामा। ठीक है, क्लियर हुआ, इतना पहुंचो। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां पे मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू लिखनी है। प्लीज यार यहां पे बहुत ध्यान से देखना, जितने भी एंगल होते हैं सब नॉर्मल से मेजर होते हैं। या देखो अब यहां पे देखना, ये है, तो यहां पे जब अल्फा मेजर करेंगे तो यहीं से तो मेजर करेंगे, तो ये सेंस है अल्फा का ये सेंस है। ध्यान से देखो गामा का क्या सेंस है, गामा का ये सेंस है, और बीटा का क्या सेंस है, बीटा का ये सेंस है। तो ध्यान रखना, यहीं पे बस कंफ्यूजन आता है, मुझे भी बहुत साल तक आता था। कुछ लोग अदर तरीके से प्रूफ बताते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगता है जो बता रहा हूं, और अगर आपने मेरे तरीके से प्रूव किया तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। ध्यान से देखो, अल्फा क्लॉकवाइज है, सॉरी गामा क्लॉकवाइज है, और बीटा भी क्लॉकवाइज है, लेकिन गामा सॉरी अल्फा क्या एंटी क्लॉकवाइज। ये गामा क्लॉकवाइज, देखो घड़ी ऐसी तो घूमती है और ये भी तो घड़ी ऐसी घूमती है, तो ये दोनों क्लॉकवाइज है, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंगल का एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है कि सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो मन करे वो पॉजिटिव मान लो, जो मन करे। तो लेट मैंने यहाँ पर इस क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया, तो गामा बीटा पॉजिटिव होंगे और अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा वो सब कहानी आपको पता ही होगी, इसको एच मान लेते हैं, और जब पैरा एक्स से रेस के लिए बात करेंगे तो ये पी होगा, और इसको मान लो एम कह दूं, तो पी एम की ये जो वैल्यू होगी डेल्टा एक्स, ये क्या होगी, टेंड्स टू 0 होगी। ठीक है, तो बताइए जो अल्फा को लिखेंगे, अल्फा को, तो अल्फा हो जाएगा आपका माइनस एच। नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो माइनस एच अपॉन यू। अच्छा ये मैं एक बहुत अच्छी बात पहले भी बता चुका हूं, जब भी कोई जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो कभी भी ऑप्टिकल साइन का यूज नहीं करते। ऑप्टिकल साइन का यूज करने का मतलब, मैं यहां पे रेडियस को प्लस आर नहीं लिखूंगा, यू को माइनस नहीं लिखूंगा, वी को मैं प्लस नहीं लिखूंगा, ये मैं यूज नहीं करता हूं, ये ध्यान रखना। हाँ मैं जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं वो मैथमेटिक्स का यूज कर रहा हूं, क्योंकि गामा और बीटा क्लॉकवाइज हैं, और ये जो अल्फा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैथमेटिक्स वाला यूज कर रहा हूं, ऑप्टिक्स वाला यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अल्फा होगा माइनस एच अपॉन यू। ठीक, इसी तरीके से बताइए बीटा क्या होगा, अब ये तो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा वी। अरे इतना तो जानते होगे यार, कभी बता चुके हैं। और बताइए गामा क्या होगा, ये हो जाएगा एच अपॉन आर। ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट करो। ठीक, तो बताइए क्या हो जाएगा, म्यू 1 अल्फा को क्या पुट कर देंगे, माइनस एच अपॉन यू प्लस म्यू 2 बीटा को क्या पुट कर देंगे, एच अपॉन वी बराबर, ये आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, और गामा को क्या पुट कर देंगे बताइए, एच अपॉन आर। ठीक, जरा एच सब में से गायब होगा, तो ये ध्यान से देखो, ये आ जाता है म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाता है। प्रूव करने की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में कई बार प्रूव करने को आ जाता है, तो मैंने कर दिया है। तो म्यू 2 माइनस म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। पॉज करके आराम से उतारो। इसमें सबसे खास पॉइंट यह है कि जब आप एक तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू 1 साइन थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2, पैरा एक्स या रेस का अप्रोक्सीमेशन यही ले लिया, तो म्यू 1 थीटा 1 इक्वल टू म्यू 2 थीटा 2। फिर यहाँ पर मैंने अल्फा बीटा थीटा 1 थीटा 2 में रिलेशनशिप जनरेट की ज्योमेट्री से, तो ये रिलेशनशिप आ गई, तो थीटा 1 और थीटा 2 को यहाँ से उठा के इसमें लिख दिया, ये रिलेशन आ गया। फिर जब मैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करूंगा तो वही साइन थीटा टेन थीटा वाले फॉर्मूले से, क्योंकि
एंगल को आर्क अपॉन रेडियस भी लिखते हैं, तो ये लिखा जाता है, पहले से ही पता होगा जब ये छोटे होते हैं तो। ठीक, तो जब ये लिखेंगे तो ये बीटा और गामा क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो इसका ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव माना, उसी हिसाब से ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है यार, प्लीज इसको लिखा तो ये आपका डेरिवेशन आ जाता है। ठीक है, हटाएं। तो ये फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, आज का सबसे खास फॉर्मूला म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इसमें क्या क्या खास बात है आप पहला लिख सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर पैरा एक्सियल रेज, केवल पैरा एक्सियल रेज के लिए लगेगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, एप्लीकेबल only for spherical and plane surface, spherical और plane surface में ही लगेगा। ठीक, ठीक है। फिर और क्या कह सकते हैं इसमें, तीसरी बात, पुट या इन ए पर्टिकुलर केस, जब किसी पर्टिकुलर केस में फॉर्मूले को लगाने जाएं तो फॉर ए पर्टिकुलर केस for a particular case put known optical quantities with proper sign। जितनी भी ऑप्टिकल क्वांटिटी आपको पता होंगी उनको प्रॉपर साइन के साथ पुट करिए। हाँ, अननोन ऑप्टिकल क्वांटिटी को साइन नहीं देना होता है। नेवर गिव या असाइन, चलो गिव भी लिख दो, नेवर गिव ऑप्टिकल साइन टू एन अननोन क्वांटिटी, अननोन ऑप्टिकल क्वांटिटी। अननोन ऑप्टिकल क्वांटिटी को कभी भी कोई साइन नहीं देना होता है। ठीक है, और फिर इसी में लिखते जाओ, म्यू टू का मतलब क्या होता है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वन क्या होता है, रिफ्रैक्शन से तुरंत पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से तुरंत पहले का। आर क्या होता है इसमें, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसी को फॉर प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस पुट रेडियस को कितना लिख देंगे, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस के लिए रेडियस को क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, इतनी बातें लिखो इसमें। एक एक बात बहुत खास है, हटाएं। चलिए पॉज करके उतारो, स्क्रीनशॉट लो। जैसे एक पर्टिकुलर केस में आपको इसको मैं लगा के दिखाता हूं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल कुछ छोटे छोटे, मान लो इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इधर म्यू वन इक्वल टू 1 ले लो, इधर म्यू टू बराबर 3/2 ले लो। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर। फाइंड द इमेज।
जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम जितनी भी बात करते हैं सब पैरा एक्सियल रेज के लिए बात करते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए वही मिरर इक्वेशन वाले फॉर्मूले निकल के आ गए एक तरह से उसी तरीके से। तो फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पर म्यू टू बाई वी माइनस, बार बार लिखना है शुरुआत में फॉर्मूला, इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब देखिए ऑब्जेक्ट इधर है तो यहां से कोई भी दो रे छोड़ दो, एक हमेशा ये छोड़ दिया करो, एक अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस वाली रेस तो अनडेविएटेड जाती है। अब ये कितना मुड़ेगी, क्या मुड़ेगी, या तो स्नेल्स लॉ लगाओ या फॉर्मूला तैयार, इससे डायरेक्ट करेंगे। अब स्नेल्स लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ लगा के सारी ज्योमेट्री लगाकर ही तो इसका परिणाम भैया ही आया है। तो अब हमारे पास रेडीमेड है मामला, ठीक। म्यू टू का मतलब दूसरा मीडियम, तो बताइए क्या पुट करेंगे म्यू टू को 3/2। v निकालना है, कभी भी अननोन क्वांटिटी को साइन देते नहीं, माइनस म्यू वन हवा, क्योंकि पहला मीडियम म्यू वन है। u बताइए, अब देखिए ये डायरेक्शन क्या लेंगे इसके लिए, पॉजिटिव लेंगे। तो यहां से बताइए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मेजर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन इसके अपोजिट है तो -10 लिखेंगे, ऑप्टिक्स के हिसाब से -10 बराबर, यह आ जाएगा 3/2 - 1 अपॉन आर। अब बताइए रेडियस का साइन कैसा लोगे, क्या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस साइड में सेंटर लाई कर रहा होगा, और अगर इस साइड में सेंटर लाई कर रहा है तो क्या वो इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में, तो रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे बताइए, +20, ठीक। तो जरा देखो आराम से सॉल्व करके, 3/2b प्लस 1/10 बराबर, यह आ जाएगा 1/40, तो यह आ जाएगा 3/2b बराबर 1/40 माइनस 1/10, एलसीएम लोगे कितना आएगा बताइए, 40, तो यह आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा 4, तो यह आ गया कितना, -3/40, ठीक। तो v इक्वल टू सीधे आ गया -3 × 40 डिवाइडेड बाई 3 × 2 बराबर कितना आ गया होता है, -20 सेंटीमीटर। अब बताइए माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब जो इमेज बनेगी वो इंसिडेंट रेस के अपोजिट बनेगी, तो इधर जाएगी इमेज। अब खुद बताइए अगर इमेज इधर बनेगी तो अगर ये रेज कैसे जानी चाहिए, देखो अगर ये कन्वर्स कर जाते तो रेज इधर बन जाती, अगर सीधे चले जाते तो इन्फिनिटी बन जाती। तो अगर वहां पे आपको इमेज को बनाना है तो ये डॉट डॉट में जाएगी, ये हल्की सी झुकती हुई निकल जाएगी, हल्की सी झुकती हुई निकल जाएगी। क्लियर हुआ। तो बताइए इमेज रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है, क्योंकि ये देखो ये इमेज का असली जोन है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर लाई कर रहे हैं और इमेज कहां बन रहा है, इंसिडेंट जोन में। तो इमेज कैसा है बताइए, वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ, वर्चुअल इमेज है। छोटे छोटे एग्जाम्पल कराता हूं पहले, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी एक क्लास होगी क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्लास केवल इसी फॉर्मूले के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आज बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, ठीक है। हटाएं, चलिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देख लो पहले। जैसे ये होता है ऐसे, इसका रेडियस मान लो 10 सेंटीमीटर, इसका μ1 3/2, इधर μ2 बराबर 1 ले लो, ऑब्जेक्ट आप यहां ले लो, यहां से मान लो ये 5 सेंटीमीटर। लोकेट द इमेज, आराम आराम से करते रहो, ठीक। अब यहां से एक रे तो हमेशा ये ले लो, ये अनडेविएटेड जाती है, एक आप ये ले लो। अब इसके बाद किधर मुड़ेगी, तो उसके लिए ज्योमेट्री और स्नेल्स लॉ लगाने के बाद एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रेडी अपने पास, कौन सा बताइए, ये μ2/v बार बार लिखना है, अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ2 का मतलब दूसरी दुनिया, तो उधर a अरब की बार 1, v निकालना है, साइन नहीं देंगे, माइनस μ1 पहला मीडियम, बताइए कितना है, 1.5 लिखो या 3/2 लिखो, तो यह आ जाएगा 3/2। u बताइए क्या लिखेंगे, -5, क्यों ये डायरेक्शन क्या लेंगे बताओ बच्चों, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बराबर μ2 1 माइनस 3/2 रेडियस का साइन प्लीज। अब देखिए जब आप देखेंगे इसको पूरा करेंगे इधर, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट में जा रहा है या इंसिडेंट रेस के अपोजिट जाएगा सेंटर, तो रेडियस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या लिखेंगे -10। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बताइए क्या आ जाएगा, 1/v
प्लस आ जाएगा 3/10 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 1/20। चेक करो 1/20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 3/10, एलसीएम ले हुए इसका 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 6, ठीक। तो ये आ गया -5/20। तो यहाँ से v को कहेंगे -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब बताइए फिर से, देखिए यहाँ से डिस्टेंस मेजर होगी तो ये 5 है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे जा रहा होगा ये जा रहा होगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब इसको डॉट क्यों, अब ये किस वाली जोन में गया, ये रिफ्रैक्टर जोन है, इमेज आ गई इंसिडेंट जोन में, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो ये जो इमेज होगी यहाँ पे कैसी है, वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल इमेज। क्लियर। और यहाँ से डॉट डॉट में जाएगी, ये सब क्लियर आपको, और ये ऐसे चली जाएगी, ठीक हो गया। छोटे छोटे केसेस में पहले अप्लाई करो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। एक में जनरल रिफ्रैक्शन में आपको, चलो जैसे मान लो प्लेन सरफेस होता, इधर होता μ1 इक्वल टू 3/2 होता, μ2 इक्वल टू 4/3 होता, मान लो इधर वाटर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक, और ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से इस तरीके से, ये है रेंज, ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी ले लो, 10 सेंटीमीटर ले लो। फिर से वही, लोकेट द इमेज, लोकेट द इमेज, ठीक। अब ये फॉर्मूला फिर आपके पास रेडी है। ये डायरेक्शन क्या होगी बताइए, पॉजिटिव होगी, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब दूसरी दुनिया 4/3 लिखेंगे तो 4/3, v को साइन देंगे नहीं, माइनस μ1 क्या लिखेंगे 3/2, u क्या लिखेंगे बताइए, यहीं से डिस्टेंस मेजर होगी, तो ये डिस्टेंस बताइए कितनी है, यहाँ से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -10 बराबर। अब इसका देखिए प्लेन सरफेस के लिए ये टर्म हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि μ2 और μ1 कुछ भी ले लो पर रेडियस क्या है, इन्फाइनाइट, तो ये टर्म हमेशा 0 होगा। तो ये आ जाएगा 4/3v बराबर, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा -3/20, तो v इक्वल टू -80/9। दिस इज योर आंसर। 80/9 लगभग कितना होगा, 9 के आसपास होगा। तो इमेज यहाँ जाएगी, ये कैसी इमेज है, अब की बार बताइए, इंसिडेंट जोन में ही बन रही है, फिर से कैसी है, वर्चुअल इमेज, ठीक। अब इसको डॉट डॉट में बढ़ा दो आप, यहां से इस तरह ले जाएंगे। क्लियर हुआ, पॉज करके उतारो। छोटे छोटे क्वेश्चंस, केवल फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं अभी आपको मैं। हटाऊं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे मान लो इधर होता एयर, इधर होता 3/2, और रेज मान लो इस तरीके से आ रहे होते, ठीक। तो देखिए ये इंसिडेंट रेज है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है ये इंसिडेंट जोन होगा रिफ्रैक्शन से पहले, पर ऑब्जेक्ट यहां पे लाई नहीं कर रहा, रिफ्रैक्टेड जोन में लाई कर रहा है, तो कैसा होगा बताइए, वर्चुअल होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस मान लो यहां से 10 सेंटीमीटर ले लो, ठीक। अब रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाएंगे, तो अपने पास फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू 0 लिख दिया करो प्लेन सरफेस के लिए। तो क्योंकि μ2 μ1 कुछ भी ले लो, अगर रेडियस इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म क्या होगा, 0। अब μ2 क्या, यहाँ 3/2, तो 3/2 अपॉन v माइनस μ1 हवा, u क्या लिखेंगे, ध्यान रखना ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, तो अब की बार ये +10 लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा +10 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए जरा, 3/2 बराबर 1/10, तो v बराबर 15 सेंटीमीटर प्लस का। तो जो अब की बार 15 सेंटीमीटर, मतलब जो इमेज हो गई रिफ्रैक्टिंग सरफेस से वो 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ हो गई, ठीक। ये बड़े आराम से देखना चाहिए चीज़ों को, देखो इसका मतलब, और रिफ्रैक्शन के बाद रेज को यहाँ पहुँचाना होगा,
केवल फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं। इमेज कैसी है, रियल की वर्चुअल, रियल है, क्यों अपनी जोन में लाई कर रही है, यही इसका रिफ्रैक्टेड जोन है, तो ये रियल इमेज। रियल इमेज, ठीक। पॉज करके उतारो। आखिरी एग्जांपल आज के लिए, अगली क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, केवल क्वेश्चंस की क्लास होगी, ठीक है। एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो ये सरफेस होता, ये होता, 3 में दे देता हूं, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस होता। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट होता, रे यहां से ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ये ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती। मान लो ये, इसको मैं ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं सी कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं डी कह रहा हूं। ओके, ध्यान से सुनना। ये वाली दुनिया मान लो μ1, ये वाली दुनिया μ2, ये वाली दुनिया μ3, ये वाली दुनिया μ4। इसका रेडियस मान लो r1, इसका रेडियस मान लो r2। अब देखिए पहला रिफ्रैक्शन इसका एक पेयर होगा, तो ये डिस्टेंस मान लो मैं a मान लेता हूं, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, नोन है सब कुछ b। फिर ये डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया यहां से c, तो इस डिस्टेंस को मान लिया d, इस डिस्टेंस को यहां से क्या मान लिया e, और इस डिस्टेंस को क्या मान लिया f। तो 3 रिफ्रैक्शन है, सभी के लिए इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं। अच्छा देखिए इसके लिए देखो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, इस रिफ्रैक्शन के लिए ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इंसिडेंट रेज इधर गिर रहे हैं, और इसके लिए भी यही पॉजिटिव लेंगे आप, ठीक है। इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं हम केवल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं होगा, ध्यान रखना, लेकिन अब ये हमने डायग्राम बना दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख के दिखा रहे हैं केवल। ओके, ठीक है। अब देखिए पहला, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन। अब देखिए इक्वेशन तो आप यूज यही करेंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब देखिए सेकंड ये है तो μ2 तो μ2 रहेगा अपॉन वी। वी बताइए इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, प्लस बी माइनस μ1। यू बताइए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस ए बराबर ये लिखा जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइन के हिसाब से क्या पॉजिटिव होगा, तो क्या लिखेंगे प्लस r1, ठीक। फिर हम लिखेंगे सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे। अब सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है μ2 से μ3, तो μ2 का मतलब यहां पे μ3 होगा, तो क्या लिखेंगे बताइए μ3 v। इमेज इस रिफ्रैक्शन की ये c होगी, क्यों ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट और ये इमेज, तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए प्लस डी माइनस μ1 क्या लिखेंगे, μ1 का मतलब यहां पे होगा μ2 अपॉन यू। यू बताइए इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा माइनस सी बराबर ये आ जाएगा μ3 माइनस μ2 अपॉन इसका रेडियस बताइए क्या नेगेटिव होगा, क्योंकि इस साइन के हिसाब से सेंटर इधर लाई कर रहा है, तो ये क्या लिखेंगे माइनस r2। और थर्ड रिफ्रैक्शन में तो कुछ है ही नहीं, ठीक। थर्ड रिफ्रैक्शन में भी यही यूज करेंगे, लेकिन μ2 का मतलब क्या होगा μ4 होगा, क्यों अब रे जा रहा है यहां से यहां, तो μ4 होगा। और μ1 का मतलब क्या होगा μ3 होगा, तो क्या लिखेंगे बताइए μ4 अपॉन वी। इसकी इमेज f है तो प्लस f, हालांकि गलत है आप देखेंगे क्योंकि इधर नहीं बनेगी किसी भी हालत में, पर चलो जो डाटा दिया वो लिख दे रहा हूं मैं, माइनस μ3 अपॉन यू। यू क्या लिखेंगे बताइए, इसको माइनस ई लिखेंगे, और ये तो 0 लिखेंगे क्योंकि रेडियस तो इनफाइनाइट है ही। तो ये जनरल रिफ्रैक्शन में इस तरीके से फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, थर्ड रिफ्रैक्शन की इक्वेशन इस तरीके से लिख रहे होंगे। ओके, चलिए तो ये क्लास में यही रोक देता हूं। रोकने का उद्देश्य कारण केवल ये है कि लेक्चर लेंदी होता जा रहा है, और फिर अलग से एक क्लास 15-20 क्वेश्चन की अगली क्लास, इस पे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब की एक क्लास अलग से अगले लेक्चर में कल ही मैं आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहो।